हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 30 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए पहले तो ये जान लेते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के नाम से जाना जाता है, ये हर साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता है। 2023 में देखिए 132 देशों की इस लिस्ट में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। किसी भी देश से कितने पावरफुल इनोवेशन निकल के आ रहे हैं, कोई भी देश कितने पावरफुल इनोवेशन कर रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। 2023 में इस इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है और लास्ट ईयर 2022 में भी इस इंडेक्स में भारत की रैंक 40 ही थी, लेकिन उसके पहले 2021 में भारत इस इंडेक्स में 46वें स्थान पर था। मतलब देखिए लगातार भारत की रैंक में सुधार हो रहा है। नीति आयोग का कहना है कि भारत की रैंक में सुधार का कारण यहाँ पर स्टार्टअप फ्रेंडली माहौल है। धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट भी स्टार्टअप इकोसिस्टम को तैयार कर रही है। इसी कारण लगातार इस इंडेक्स में भारत की रैंक बढ़ती जा रही है। अब देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड को रखा गया है, जो कि यूरोप का देश है। दूसरे स्थान पर इस इंडेक्स में स्वीडन और तीसरे स्थान पर USA को रैंक दी गई है। तो ये टॉप 3 देश हैं इस इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और भारत की रैंक 132 देशों में 40वीं है। अब बात आती है कि इनोवेशन के मामले में इस लिस्ट में सबसे आखिरी में कौन है। तो सबसे आखिरी में मतलब इस रैंक में सबसे अंतिम स्थान पर अफ्रीकी देश अंगोला को रखा गया है, जिसकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 132वीं रैंक रही है। ये एक वार्षिक सूचकांक है फ्रेंड्स, जिसे 2007 में शुरू किया गया था और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन देखिए एक वैश्विक मंच है फ्रेंड्स, जो कि किसी भी इनोवेशन के लिए सेवाओं, सूचनाओं और सहयोग के आधार पर दुनिया भर के देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। इस संगठन की स्थापना 14 जुलाई 1967 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। UNO के सभी सदस्य मतलब ऑलमोस्ट 193 मेंबर इस संगठन के भी मेंबर है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है, 2023 में इस इंडेक्स में 132 देशों की सूची में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आप सभी को पता है कि श्राद्ध माह में जो पितृदेव होते हैं उनके तर्पण के लिए कहाँ जाया जाता है? तो जाया जाता है बिहार के गया में। इसीलिए देखिए हर साल बिहार के गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। यह जो मेला है बिहार की फल्गु नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। यहाँ पर देखिए फल्गु नदी पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये गंगा नदी तंत्र की ही प्रमुख नदी है। हर साल इस नदी के तट पर बिहार के गया में पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल देखिए ये मेला 29 सितंबर को शुरू हुआ है और 14 अक्टूबर तक चलने वाला है। अब देखिए ये तो हो गई पितृपक्ष मेले की बात। अगर हम बिहार के अदर मेले देखें तो सोनपुर पशु मेला, मलमास मेला, सहोदरा मेला जिसे थारू मेला भी कहा जाता है, वैशाली मेला और सीतामढ़ी मेला, ये सभी बिहार के अदर मेले हैं जो कि बिहार के अलग अलग प्लेस पर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही साथ पितृपक्ष मेला भी बिहार के गया में ही आयोजित किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई गेम्स 2023 में शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया ने कौन सा पदक जीता है? तो देखिए एशियाई गेम्स 2023 को हम रोज सेशन में कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप सभी जानते हैं कि 2023 में इनका आयोजन चीन के हांगजू में किया जा रहा है। अब देखिए इसी गेम्स में
भारत की शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया ने हाल ही में शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वैसे शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल पर कब्जा किया। इनमें से गोल्ड मेडल भारत की पलक गुलिया ने अपने नाम किया और भारत की ही ईशा सिंह ने इसी इवेंट का सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो इस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान की महिला शूटर किशमाला तलक ने अपने नाम किया है। हमें यहाँ पर इंडियन शूटर याद रखने पड़ेंगे तो 10 मीटर एयर पिस्टल में एशियन गेम्स 2023 में भारत की पलक गुलिया ने गोल्ड मेडल और ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा देखिए इंडिया ने 50 मीटर राइफल 3P पुरुष इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल सुरेश कुसाले और अखिल शोराण शामिल थे। तो 50 मीटर राइफल टीम इवेंट में भी भारत ने एशियन गेम्स में गोल्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा टेनिस में भारत की साकेत और रामकुमार की जोड़ी ने मेंस डबल में सिल्वर मेडल जीता और इसी प्रतियोगिता में भारतीय महिला स्क्वैश टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो देखिए ये एशियन गेम्स के अलग अलग इवेंट है जिसमें इंडियंस ने मेडल अपने नाम किए हैं। जब एशियन गेम्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आपको एक बार पूरी डिटेल इनकी बता दूंगा और साथ ही साथ मेडल टैली भी बता दूंगा। अभी केवल आप इतना याद रख लीजिए कि भारत की पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। फोर्थ भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। आंसर डी हो जाएगा। नई दिल्ली में इस सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है। दिल्ली में देखिए ये जो कार्यक्रम है 2 दिन तक चलने वाला है, जिसमें कोलंबिया, इक्वेडोर और चिली के 34 कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लैटिन अमेरिकी देशों और भारत के मध्य में संस्कृति और कला को बढ़ावा देना इस सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। तो भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। आगे आइए, हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2021-22 हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए हैं। नई दिल्ली में देखिए राष्ट्रपति भवन में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को इन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में इन पुरस्कारों की शुरुआत 1969 में की गई थी और ऑफिशियली यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किसके हाथों से प्रदान किए गए? तो इन्हें हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया ये भी याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 21-22 से 52 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, चर्चित डोनियर 228 विमान का विकास किस भारतीय संस्था द्वारा किया गया है? तो डोनियर 228 विमान का विकास देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया। अब सुर्खियों में इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि हाल ही में भारतीय एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित डोनियर 228 विमानों को भारतीय बेड़े में शामिल किया है। यह जो विमान है फ्रेंड्स, ये ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन पायलट की ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले हैं। इसके लिए भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसी साल मार्च 2023 में 6 डोनियर 228 विमान के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 667 करोड़ रुपए की एक डील साइन की थी। अब ये विमान जो है मल्टीपर्पस यूज़ किए जाएंगे, जिसमें देखिए तट रक्षा, समुद्री निगरानी और इसी तरह के अन्य यूजेस के लिए इन्हें विकसित किया गया है। निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया, जो कि देखिए हवाई संयंत्र का निर्माण करने वाला एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और अनंत कृष्ण सीबी वर्तमान में इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो डोर्नियर 228 विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश में स्थित है फ्रेंड्स। अब सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में रूस से यूरेनियम की सप्लाई यहां पर शुरू की गई है। देखिए बांग्लादेश में पद्मा नदी के तट पर बांग्लादेश के पबना जिले में 2.4 गीगावाट का रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित किया गया है। देखिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है
इसके 2 प्लांट में से पहला 2024 में चालू किया जाएगा। तो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। टका यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और शेख हसीना यहाँ के पीएम के पद पर है। आगे आ जाइए। देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम उत्तराखंड राज्य में निर्मित किया गया है। उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देखिए देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बनाया गया। तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। किस स्टेट में बनाया गया है ये पूछा गया है, तो ये उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड के इस म्यूजियम में देखिए जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगियों द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया है। इस म्यूजियम का निर्माण उत्तराखंड में ऑलमोस्ट 23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में उत्तराखंड के टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज के द्वारा किया गया। अब देखिए, क्योंकि ये कार्टोग्राफिक म्यूजियम है फ्रेंड्स, तो आपके दिमाग में आएगा कि कार्टोग्राफी क्या होती है। तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी प्लेसेस हम देख रहे हैं उनका एक मिनिएचर जो कि देखिए पेपर की सहायता से बनाया गया है या पेपर की सहायता से निर्मित पृथ्वी की सतह का कोई भी एक लघु रूप कार्टोग्राफी कहलाता है। तो भारत का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। इंद्र जातर उत्सव निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख उत्सव है? तो इंद्र जातर उत्सव नेपाल में बड़ी धूमधाम से मानसून के खत्म होने की खुशी में मनाया जाता है। देखिए, इससे रिलेटेड काफ़ी पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कभी इंद्र देवता अपनी माता के लिए कोई पुष्प लेने पृथ्वी पर आए थे, तो उस वक्त जो पृथ्वी के लोग थे, स्पेशली नेपाल के इलाके के, उन्होंने इंद्रदेव को पहचान लिया और उन्हें बंदी बना लिया। अब इस कंडीशन में इंद्रदेव के जो परिवार के लोग थे उन्होंने वहाँ के लोगों को टॉर्चर करने के लिए और इंद्रदेव को उनसे छुड़ाने के लिए वहाँ पर वर्षा रोक दी थी। फिर बाद में नेपाल के जो लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय निवासी थे, उन्हें इंद्र को छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें मानसून की ज़रूरत थी। तो इस तरह से ये एक पौराणिक मान्यता है, एक किंवदंती है, तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन इंद्र जातर उत्सव से होगा, तो इसे याद रखिएगा, ये नेपाल देश में मनाया जाता है। उत्सव के दौरान नेपाल के जो स्थानीय लोग हैं वो देवता और राक्षसों का मुखौटा पहनते हैं और मुखौटा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा जो स्थानीय देवी देवता हैं उनकी रथ यात्रा भी निकाली जाती है। तो इंद्र जातर उत्सव नेपाल देश में मनाया जाता है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं और पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैं। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय भाषा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए 75 दिनों तक चलने वाला भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। स्टेट पूछा है तो आंसर भी हो जाएगा। भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। यूपी में ये जो उत्सव है 11 दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि 11 दिसंबर को तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती है। तो यहाँ से एक फैक्ट हमारा ये भी क्लियर हो जाता है कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि है, तो ये तमिल भाषा के कवि हैं। यूपी के लखनऊ में इस उत्सव का आयोजन भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जा रहा है। उद्देश्य आपको समझ में आ ही जाएगा। भारत की सभी भाषाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इनके विकास के उद्देश्य से और लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन यूपी के लखनऊ में 75 डेज तक किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 30 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में। हम कल के सेशन वाली फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। कल के सेशन में हम फर्स्ट मेल इन इंडिया को डिस्कस कर रहे थे। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन हैं, जिन्हें देखिए फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। मैग्सेसे से अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय AR रहमान हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। ICS एग्जाम में सफल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले इंडियन राकेश शर्मा थे। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन हैं और पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले पहले इंडियन वेदनाथ थे।
ओके, अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में गोकुल सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नाओरेम रोशिबिना देवी ने एशियाई गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल जीता है, जो कि वुशु खेल से संबंधित है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड नेपाल के खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी के नाम हो गया है। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन पहले स्थान पर है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब शुभमन गिल को मिला। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत 56वें स्थान पर है। विश्व हृदय दिवस मतलब वर्ल्ड हार्ट डे हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को ही अफ्स्पा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट देखिए, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजेस एंड विगल्स विजया राघवन की पुस्तक है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर है फ्रेंड्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी का क्वेश्चन ऑफ द डे है, पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।